हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप टॉपिक लिख लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी, ना कि उसके नेचर पे। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड, आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विच डिपेंड, विच डिपेंड ऑन द रेशियो, रेशियो बिटवीन टोटल, टोटल टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, solute particle to the total number of solvent। तो देखो, आप ये कह सकते हो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, वो प्रॉपर्टीज हैं जो डिपेंड करेंगी अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो। तो इसमें आप ये आगे लिख सकते हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं नॉट डिपेंड ऑन केमिकल, केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इट डिपेंड ऑन अमाउंट, अमाउंट ऑफ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मेनली आपको ध्यान रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपका केमिकल नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी सॉल्यूट के, ना जब उसके अमाउंट पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेंगी रेशियोज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक, तो ये इसका एक तरह से डेफिनेशन है, जो आप इसको भी याद कर सकते हो और इसको भी याद कर सकते हो। दोनों में से कोई भी करोगे सेम सही है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी है, आपको पढ़नी कौन कौन सी है? तो मेनली आपके जो सिलेबस में चार प्रॉपर्टीज हैं। पहली है रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा है, ये रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर लिखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है आपका रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट में आपका रहेगा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ना, कि मतलब इनमें से एक एक करके प्रॉपर्टीज को डिटेल में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको चार प्रॉपर्टीज हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है। अब एक एक करके हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं और उसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन, इसको ना RL BP से डिनोट करूंगा मैं आगे के लिए। ठीक है, देखो इसमें एक्चुअल में होगा क्या। सबसे पहले इसके लिए थ्योरी समझो। व्हेन नॉन
वोलाटाइल सॉलिड, इसको आगे से मैं एनवीएस की तरह डिनोट करूंगा, व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एड इन द वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल वोलाटाइल सॉल्वेंट, इसको मैं सॉल्वेंट ले लेता हूँ, सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डिक्रीज। अब ये चीज समझो क्या हुआ होगा एक्चुअल में, जब आप वोलाटाइल लिक्विड लोगे, ये प्योर फॉर्म में ले रहा हूं मैं, लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड प्योर फॉर्म, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा पी नॉट मान लो, ठीक है, P1 नॉट मान लो, ये है प्योर फॉर्म का बीपी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म, प्योर लिक्विड, ठीक है। फिर देखो ये जो आपको मैंने P1 नॉट दिया, ये कब का है, जब आपका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म का, ठीक है। तो अब जब आपने इसमें ऐड कर दिया एनवीएस, एनवीएस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया वोलाटाइल लिक्विड में, वोलाटाइल वोलाटाइल लिक्विड में, तो आपका नॉन वोलाटाइल सॉलिड आपने ऐड किया वोलाटाइल लिक्विड में, तो इसका प्रेशर मान लो P1 आया, ठीक है, ये है P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो एक्चुअल में जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का ही चेंज होता है, उसको एज अ होल हम सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन जो आपका वेपर प्रेशर आएगा ना वो सॉल्वेंट का ही चेंज हुआ होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, इसी को हम लोग वोलाटाइल लिक्विड जो वो होता है आपका वोलाटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वोलाटाइल व्हेन एनवीएस ऐड, एनवीएस मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जब आपने इसमें ऐड किया सॉल्वेंट में, तब जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हुआ ये हमेशा क्या होगा, P1 जो होगा हमेशा लेस देन P1 नॉट के होगा, बट इसका रीजन क्या होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसका रीजन समझाता हूँ, ठीक है। देखो इसका ऐसे समझो आप, मान लो कि आपके पास एक कंटेनर था, ठीक है, ये कंटेनर था, इसमें पहले रेड वाले आपके प्योर लिक्विड है, ये आपका पूरा वेपर लिक्विड था इसमें, ठीक है, ये आपका प्योर लिक्विड, तो जब ये प्योर लिक्विड का तो इसके वेपर प्रेशर ऐसे बाहर इसी के जाएंगे, सिर्फ यही जाएगा, और ये P1 नॉट आएगा, ये प्योर वोलाटाइल लिक्विड है, प्योर वोलाटाइल लिक्विड। अब आपने क्या करा, इसमें कुछ एनवीएस ऐड कर दिया, रेड वाले प्योर थे, इसमें आपने क्या करा, ये ऐड कर दिया, ठीक है, आपने इसमें क्या करा, ये ऐड कर दिया, देखो हमने क्या किया, इसमें आपका वोलाटाइल लिक्विड ऐड किया ना, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने इसमें क्या किया, एनवीएस ऐड कर दिया, तो जो एनवीएस होंगे कुछ इसके सरफेस पे भी आए होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ आपका, ये जो ग्रीन कलर से है वो एनवीएस, ठीक है, और जो रेड कलर से था आपका वो आपका वोलाटाइल लिक्विड था, मैं इसको वोलाटाइल VL लिख देता हूँ, ठीक है, बार बार नहीं लिख रहा मैं वोलाटाइल। अब जब आपने एनवीएस और वोलाटाइल, तो देख लो इसके सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ वोलाटाइल लिक्विड कम हो गए, तो जब अगर सरफेस पे कम हो जाएंगे तो जो बाहर बाहर मॉलिक्यूल जो जा रहे होंगे वो भी कम हुए होंगे, अगर बाहर मॉलिक्यूल कम जा रहे हैं तो आपका जो प्रेशर जनरेट हुआ होगा इसकी वजह से P1 वो हमेशा कम आएगा, तो P1 जो होगा P1 नॉट से कम नहीं आएगा, यानी सर जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, व्हेन वी एड एनवीएस देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल
पार्टिकल ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड जो होगा, when we add NBS then number of particle of volatile liquid at surface decrease, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हुए देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग आउट गोइंग आउट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हुए तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया, वेपर प्रेशर जो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो सरफेस है उस पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे आपके वोलाटाइल लिक्विड के वो कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे एनबीएस भी आ गया। ठीक है, तो इस वजह से आपका प्रेशर डिक्रीज होता है। अब कितना डिक्रीज होता है, कैसे निकालते हैं वो देखो। अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो, जो ये प्रेशर होता है ना P1, ये आपका x1 P1 नॉट के बराबर होगा। यहाँ पे देखो x1 जो है मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो P1 होता है वो x1 इंटू P1 नॉट होता है। इसके कुछ क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, जो मैंने बोला था आपको बाद में कराऊंगा, तो आप चाहो तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे हम एनबीएस लें और वोलाटाइल लिक्विड ले लें, इसके नंबर ऑफ मोल्स को N2 मान रहा हूँ, इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 मान रहा हूँ, इसका वेट W2 मान रहा हूँ, इसका वेट W1 मान रहा हूँ, और मैं इसका मोल फ्रैक्शन x2 ले रहा हूँ और इसका मोल फ्रैक्शन x1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि अब जो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये चीजें बहुत काम आएंगी। तो ये ध्यान रखना, एनवीएस के N2 W2 X2 इसका है, N1 W1 X1 इसका है। ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड का है और इन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। ठीक है, तो आप ये चीजें लिख लो, फिर आपको मैं रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर का बताता हूँ एक्सप्रेशन कैसे निकालूंगी। रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर जो होता है वो होता है डेल्टा पी डिवाइड में, बिल्कुल तो ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन P1 माइनस P1 डिवाइड में P1, मतलब एक तरह से परसेंट फ्रैक्शन होता है कि कितना चेंज इन फ्रैक्शन आया, उसको हम लोग रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो देखो P1 का वैल्यू ये रहा, अगर मैं इस पे एक्सप्रेशन में डालूं तो P, इसको मैं एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, x1 P1 नॉट डिवाइड में P1 नॉट, तो इसको कहेंगे 1 माइनस x1, ये आ गया x2। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए RLBP। ये चीज इसमें ना मेन आप ये चीजें ध्यान रख सकते हो, रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर जो आएगा वो आपका P1 नॉट माइनस P1 नॉट इक्वल टू x2 के बराबर होगा। ठीक है, x2 का मतलब हो गया N2, N1 प्लस N2। ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे आपको इसके कुछ और एक्सप्रेशन बताऊं। ठीक है, तो अगला देखिए, अब हमने देखिए RLBP क्या निकाला, RLBP क्या निकाला आपका P1 नॉट माइनस P2, सॉरी P1 डिवाइड में P1 नॉट, इसको मैंने क्या लिखा था x2, और इसको मिला मैंने लिखा था N2 बाय N2 प्लस N1। और अब देखो अगर हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, अब देखो यार, अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा ना, तो इसमें N2 का बहुत कम होगा N1 के कंपेयर। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, RLBP को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू N2 बाय N1। ये मेन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, RLBP का ये फॉर्मूला है जो मेन ध्यान रखना है, बट आपको ये भी ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली इसके फॉर्म में आ जाता है x2 के या x2। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग कुछ आगे इसमें चीजें करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन है आपको जो करा देता हूँ, आप इजिली कर पाओगे।
ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में देख लेते हैं जो आए हुए हैं इससे रिलेटेड। जैसे ये देखो आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन चेक करो क्या है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज इतना। देखो ये क्या होगा, अगर वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दिया हुआ है ना इतना, तो आपको जो ये अमाउंट दिया हुआ है ये एक तरह से प्योर फॉर्म का होगा। जो 0.085 है वो आपका प्योर फॉर्म का रहेगा, ठीक है। ये आपका जो P1 नॉट है वो हो जाएगा यहाँ पे 0.850। अगला देखो क्या कह रहा है, आर एनवी नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये मैं आपको ना बाद में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो ब्रेक नहीं होता है, मतलब ये सॉल्यूशन में ब्रेक नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। वेट आपको ये देखो 0.5 NBS का दिया है ना, तो इसको मैं W2 मान लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही लिखाया था W2 और N2 कैसे लोगे, तो 0.5 दे रखा है एडेड इन इतना। और W1 आपको दे रखा है 39, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था वोलाटाइल जो होगा लिक्विड उसका W1 से करना, और जो एनबीएस होगा उसका W2 लेना। तो ये दे रखा है, और इसका M2 भी दे रखा है, आपको मोलर मास भी दे रखा है, ये दे रखा है 78, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, आपको P1 भी दिया। आपको देखो P1 नॉट दे रखा है, आपको निकालना है मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, तो यानी आपको M1 निकालना है यहाँ पे। तो देखो आपको मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड में P1 नॉट, ये किसके बराबर आता है, N2/N1। N2 को आप क्या लिख सकते हो, W2/M2। और इसको क्या लिख सकते हो, W1/M1। तो इसमें से सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो P1 नॉट आप कितना दे रखा है आपको, 0.850, माइनस में 0.845, W2 आपको कितना दिया हुआ है, 0.5। M2 आपको निकालना है, सॉरी हाँ M2 निकालना था, ये हमने गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसको आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपको ये M1 दिया हुआ है और हमें M2 निकालना था, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो M2 आपको निकालना है, और W1 देखो कितना दे रखा है आपको, 39, और M1 आपको 78 दे रखा है। अब इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना, तो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको आप लिख सकते हो 0.5 इंटू में 78, ये 78 है, डिवाइड में 39 इंटू M2, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व करके कर सकते हो 0.5 इंटू 78 डिवाइड बाई 39 इंटू M2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, फाइनली आंसर M2 आ जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन बैक साइड में भी दे रहे, इधर दे रखे हैं टेक्स्ट में, वो देख रहा हूँ मैं, दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो इंडेक्स क्वेश्चन 2.9, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट इतना ही जितना, आपको ये वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दिया हुआ है ना, यानी P1 नॉट दे रखा है 23.8, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन इतना ग्राम ऑफ वाटर, आपको W2 दिया हुआ है 50 ग्राम, और W1 आपको दिया हुआ है 850, ठीक है। और कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव वॉल्यूम। तो आपको एक तरह से P1 निकालना है, यहाँ पे P1 निकालना है। तो देखो आपको क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला क्या है, P1 नॉट, P1 इक्वल टू N2/N1, यानी W2 M2 W1 M1, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे आपको यूरिया दे रखा है ना, तो यूरिया NH2CO NH2 दे रखा है, तो इसका मोलर मास निकाल लेना। आई थिंक ये 60 आएगा इसका मोलर मास। देखो ये आप देखो वैल्यूज पुट कर दो, और इसका पहले मोलर मास निकालो। देखो आपको सब दे रखा है यहाँ पे, आपका जो M1 हो जाएगा वो हो जाएगा 18, क्योंकि वाटर यूज कर रहे हो आप। और M2 जो आपको निकालना है वो देख लो आपका कितना हो जाएगा, 28, 4,
और 16 और 12 इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है। ये 0 आ गया, 2 4 6, हाँ 60 आ गया। तो देखो M2 आपका 60 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। आपका P0 कितना है, 23.8 माइनस P1, ये P1 नॉट है 23.8, ये आपको निकालना है। W2 आपको कितना दिया हुआ है इसमें, 50, मोलर मास 60 है। W1 कितना दिया हुआ है आपको, 850 डिवाइड बाय 18। तो इसको सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका P1 का। ठीक है, तो ये चीज आप लोग खुद से कर लेना। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगा। अभी के लिए आप ये चीज देख लो, फिर अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। मैं हटा दूं इसको, ठीक है चलिए। ओके ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। अब अगला है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसके जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखो क्या कह रहा है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज इतना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 34th जो है। इस क्वेश्चन में क्या है, आर एल बीपी ऑफ अ वेपर प्रेशर ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग एनवीएस इज इतना। आपको आर एल बीपी बोला हुआ है और आपको निकालना क्या, मोल फ्रैक्शन। तो देखो ऑफ द एनवीएस का निकालना है, तो एक बात देखोगे, P1 नॉट इक्वल टू X2 क्या आता था ना, ये क्या होता था, आर एल बीपी। तो देख रहे हो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही तो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आप एक चीज देख रहे हो, आरएलबीपी जो है आपका X2 के बराबर है, और X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो अगर आरएलबीपी दे रखा है तो वही तो सॉल्यूट के बराबर होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। तो जो ये दे रखा है यही आपका आंसर है, 0.0225 भी आपका X2 हो। ठीक है, क्योंकि आरएलबीपी जो है आपका वही आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो इसमें जो आंसर है डायरेक्ट आप लिख सकते हो 0.0225, यही आपका इसका आंसर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला करते हैं। चलिए इसको कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, ये सब आप खुद से देख लेना। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट इतना ग्राम वाटर इट हैज, ये आप खुद से कर सकते हो। 36 आप लोग खुद से कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। उसी फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन है ये वाला जो आपको फॉर्मूला लिखा है, P1 नॉट माइनस में P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू N2 बाय N1, और ये हो जाता है W2 M2 W1 M1। तो आप इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, खुद से कर लेना इस क्वेश्चन को। मैं अभी इसको आप नहीं करा रहा हूँ कि ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो 36 खुद से कर लेना। G1, अगला देखो ये वाला क्वेश्चन, ये अभी मुझे कराना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये सब अभी नहीं करा सकते अपन। 38 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इतना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन व्हेन इतना ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन इतना। ये क्वेश्चन भी सेम है, फॉर्मूला बेस है। आपको ये दे रखा है P1 नॉट, आपको P1 बताना है, और आपको देखो ये W2 दे रखा है, ये W2 दिया हुआ है, और ये W1 है। ठीक है, और ये आपको M1 दे रखा है, सॉरी M2 ये दे रखा है 180, और M1 आपका 18 हो जाएगा। तो आपको सब कुछ दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। P1 नॉट, इसको मैं हटा के लगाता हूँ, ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं आपको। देखो इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट यही वाला लगा देना, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इक्वल टू W2 M2 W1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ये N2 बाय N1 से आता है।
इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आप लोग का 38 का। ठीक है, चलिए अगला कौन सा कह रहा है, 39 क्वेश्चन जो है आपका, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन इतने ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर प्योर। ये भी इजी क्वेश्चन है 39, सेम वैसे ही आप कर लेना। देख रहे हो आप, एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जा रहा है बार बार। अब ये बी पार्ट देखते हैं क्या, 40 का बी पार्ट, 5% aqueous solution of non solid was made and its vapor pressure at इतना was found to be इतना, vapor pressure of pure is इतना, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉलिड। ओके, तो देखो आपको यहाँ पे 5% दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब आपको मैंने जब स्टार्टिंग में पहला लेक्चर कराया था तब मैंने बताया था परसेंटेज को कैसे आपको रीड करना है। तो यहाँ 5% दिया है, इसका मतलब 5 ग्राम आपको एनवीएस दिया होगा और 95 ग्राम आपको यहाँ पे वाटर दिया होगा। ठीक है, तो आप अगर आपको W1 W2 पता चल गया तो और चीजें आपको पता है, आप सॉल्व कर सकते हो। सेम ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प कर देता हूँ, बट आपको ये करना खुद से ही पड़ेगा सॉल्व। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसका मतलब हो गया 5 ग्राम एनवीएस दिया हुआ है और 95 ग्राम H2O दिया है। ठीक है, यानी ये आपको W2 दिया हुआ है, ये आपको W1 दिया। ठीक है, और आपका M1 जो होगा वो आपका वाटर के बराबर ही हो जाएगा, और M2 जो होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप बस, और आपको P1 नॉट दे रखा है 745 और P1 दे रखा है 760, तो आपको सारी चीजें तो दे रखी है। अब आप इसकी सॉल्व करके निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके निकाल लेना, आपको M2 ही निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से। इसमें वही मेन फॉर्मूला लगा देना, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इक्वल टू W2 बाय M2 W1 बाय M। ठीक है, इसको सॉल्व करके निकाल लेना। चलिए, तो आपको मैंने रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट जो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो भी अभी खत्म कर लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है आपका वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है एलिवेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग बॉइलिंग। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका देखिए कैसे रहेगा। इसमें सबसे बेस्ट है, सबसे पहले आप ये चीज देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, पेपर प्रेशर जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्स रिलेशन रहता है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, आपको दो चीजें आपको मैंने पहले समझा रखी है। बॉइलिंग पॉइंट का था टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू 180, यही बताया था। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू 180 उसको हम लोग, और ये क्या होता है, वेपर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब आप एनवीएस को ऐड करते हो तो क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर कम होता है। अगर आपका वेपर प्रेशर कम हुआ तो नॉर्मल सी बात है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका जो होता है ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ आपका जो प्योर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको लिखा देता हूं।
तो यहाँ पे आप लिखिए व्हेन NBS add in volatile liquid, then vapor pressure of solution decrease। ठीक है, जब आप एनबीएस को ऐड करोगे वोलाटाइल लिक्विड में, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मैं थोड़ा ना ग्राफिकली भी आपको समझा देता हूँ। इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको ग्राफिकली समझा देता हूँ। मान लो हमने यहाँ पे क्या करा, इधर हम प्रेशर ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, और इधर टेम्परेचर ले रहे हैं। इधर हम लोग टी ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं, इधर हम वेपर प्रेशर। ठीक है, इधर वेपर प्रेशर ले रहे हैं, इधर टेम्परेचर। मान लो ये जो लाइन है, ये एक लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारा 180। ये लाइन जो है ये 180 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब आपका सबसे पहले क्या था कि मान लो इससे करते हैं, चलिए सबसे पहले आपका सिर्फ सॉल्यूशन था। मान लो उसका वेपर प्रेशर कुछ नॉर्मली ऐसे आता है, इस तरह से था, इस तरह से सॉल्यूशन का जाता है। ठीक है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, अगर थोड़ी टेढ़ी हुई है तो आप इसको सीधा ही समझिए। अगर ये प्योर सॉल्वेंट है और देख लो इस टाइम पे ये 180 के बराबर हो रहा है, तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैं टीवी नॉट लिख रहा हूँ। टीवी नॉट, जो मैं टीवी नॉट ले रहा हूं ये है मेरा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्व। ठीक है, उसके बाद जब मैंने इसमें एनबीएस ऐड किया होगा तो आपका वेपर प्रेशर कुछ कम होगा, यानी नीचे से आएगा। अब इसका मान लो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो देख लो ये कुछ टीबी आया, ये टीबी है। ठीक है, तो ये जो टीबी है आपका, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देख लो यहाँ पे क्या है कि आपका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर देख लो नीचे से बनाना, तो वेपर प्रेशर नॉर्मली कम हुआ होगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज आप समझ लीजिए। टीबी नॉट आओगे आपका, टीबी नॉट आपका किस केस में ले रहे हैं हम लोग, जब आपका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर था। ये आपका प्योर का है, ये आपका जो है सॉल्यूशन का है, ये वाला जो केस है ये सॉल्यूशन। अब देखो आपने ये देखा चेंज कितना आया। डेल्टा टीबी जो होता है इसको बोलते हैं चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये किसके बराबर है, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। कितना चेंज आया, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग। ठीक है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। आप आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको करा देता हूं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट पेज में मैं लिखा दे रहा हूँ। तो देखिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन बॉइलिंग, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय। हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जो जो ये बॉइलिंग पॉइंट है या वेपर प्रेशर, ये हर सिर्फ सॉल्वेंट का चेंज होता है, सॉल्यूट में कुछ नहीं होता है ना। सॉल्यूट का कोई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा
ना ही उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, ना ही उसका कोई वेपर प्रेशर होगा, ये सब कुछ सॉल्वेंट का ही चेंज होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चेंज आएगा वो सॉल्वेंट, हम सॉल्यूशन जरूर बोलते हैं लेकिन उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो रहा होता है या फिर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होता है, ठीक है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय एडिंग एनवीएस, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग, कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग, बॉइलिंग, इसको डेल्टा टीवी से डिनोट करा जाता है, और ये जो होता है टीवी माइनस टीवी नॉट के बराबर होगा, तो ये चीज नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला देखिए इसमें क्या होता है। जो डेल्टा टीवी होगा ना आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी मोलैलिटी के फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेल्टा टीवी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको हटाएं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा के, डेल्टा टीवी जो होता है वो केबी इंटू स्मॉल एम, यहाँ पे ये मोलैलिटी को रिप्रेजेंट, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है, केबी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्ल्यूस्की कांस्टेंट है, यू बी ओ टॉपिक, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस पे कुछ हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। और उससे पहले कुछ और चीजें बता देता हूँ, बेसिक चीजें, जैसे केबी की जो यूनिट होगी, केबी की जो यूनिट आएगी आपकी, वो आती है केल्विन केजी मोल इनवर्स, क्योंकि देखो केबी का क्या होगा, ये एम नीचे जाएगा, तो के तो केल्विन के लिए आ गया, केजी आपका क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जो जो मोलैलिटी का जो यूनिट होता है उसका उल्टा आ जाएगा, केजी मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे थोड़े। और उससे पहले मैं एक चीज और आपको समझा देता हूँ, केबी का एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं वो भी समझा देता हूँ थोड़ा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ। देखो केबी का जो फॉर्मूला होता है वो ये रहता है, आर इंटू में M1 इंटू में टीवी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू में डेल्टा वेपर एडिशन है। अब देखो यहाँ क्या क्या है, आर जो है आपका गैस कांस्टेंट कहलाता है, गैस कांस्टेंट होगा, एम जो है मोलर मास होगा ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और टीवी आपका बॉइलिंग पॉइंट, टीवी नॉट आपका प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद है आपका वेपराइजेशन डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी, ये आपकी वेपराइजेशन एंथैल्पी एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, ठीक है, ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला है जो आप लोग ध्यान रखिएगा, यूज होता है कई बार। तो आप लोग इतना कर लीजिए, फिर हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे।
ये सब ध्यान रखिएगा। डेल्टा टीबी केबी इंटू एम होता है। केबी आपका एलिवेशन इन कांस्टेंट है, मोलैलिटी है। चलिए, तो अब हम लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो, एनसीईआरटी में सबसे पहले तो यही वाला देख लो आप तो, ये ठीक है। ये वाला 2.10 देखो आप लोग, इसको पहले देख लो, फिर उसके बाद ऊपर वाला बाद में करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतना mmHg इतना दे रहे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतना mm, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू इतने ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल एट इतनी। तो यानी देखो, आपको यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है, फिर ये कह रहा है कि हम इसमें कितना सुक्रोज ऐड कर दें इतने ग्राम ऑफ वाटर में ताकि ये इतने पे बॉइल होते। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये कैसे फाइंड करो, टीबी नॉट और टीपी। तो देखो यहाँ पे प्योर फॉर्म में कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ टीबी नॉट आपको ये लेना पड़ेगा 99.6, 99.63। टीबी आपका 100 हो जाएगा। तो इन दोनों का माइनस करके आप डेल्टा टीबी निकाल लेना, ठीक है। ठीक है, डेल्टा टीबी निकाल लेना। और उसके बाद डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू एम होता है ना। एम क्या है, ये देखो, एम का मतलब क्या होगा, केबी। एम मोलैलिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स यानी N2। वेट ऑफ केजी मतलब मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे आपको W1/1000 करना पड़ेगा। तो देखो आपको क्या क्या दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है। केबी की वैल्यू आपको यहाँ पे देनी चाहिए 4.2 होती है वाटर के केस में। यह भी मैं आपको ऊपर दिखा दूंगा, इसको आप 4.2 ले सकते हो, ठीक है, 4.2 रहता है। तो डेल्टा टीवी यहां से निकाल लेना, 100 माइनस 99.63, के भी 4.2 ले लो। ये आपको दिखा दूंगा अभी ऊपर, होती है 4.2 वैल्यू इसकी। और N2 में देखो आपको W2/M1 लेना है। तो W2 आपको कितना दे रखा है, हाउ मच सुक्रोज, अच्छा आपको निकालना है। तो W2 आपको निकालना है, M2 आप सुक्रोज का रख देना। और W1 आपको 500 ग्राम दिया, ठीक है। और इसको 1000 से डिवाइड कर, क्योंकि आपको इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये केजी में लेना पड़ेगा ना, इसलिए आपने 500 से डिवाइड, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, फिर आपको मैं कुछ और चीजें इसमें बता देता हूँ। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले। देखो सबसे पहले ना, ये सुक्रोज का मास आप देख लो। सुक्रोज का मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं पता हो। ये जो सुक्रोज है ना, इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा आपका C12H22O11। C12H22O11 सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। इसका मोलर मास जो आएगा, यानी M2 जो आएगा आपका, वो आएगा 342। तो इसका मोलर मास 342 आ गया। M2 यहाँ डाल देना। और केबी आपको मैंने बोला ही था कितना लेना है, केबी। हाँ, केबी में थोड़ा चेंज कर लेना यार, केबी इसका 5.52 लेना है, 4.2 नहीं लेना, ये मत लेना। केबी जो है यहाँ पे वो थोड़ा सा चेंज कर लेना आप लोग। इसका केबी जो रहेगा वाटर का, वो रहेगा 0.5 कैलविन। ठीक है, 0.52 ले लेना। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी इतना कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तो देखो, डेल्टा टीवी आपका ऐसे आ गया। W2 आपको निकालना है, M2 आपको 342 लेना है, केबी का वैल्यू 0.52 रख देना, ठीक है।
और मोलर मास आपको दिया हुआ है 5 × 1000। तो इसको सॉल्व करके आप लोग फाइनली आंसर अपना निकाल सकते हो, ठीक है। हम्म। आप लोग इस क्वेश्चन को कर लो, फिर इसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो भी करा देता हूँ मैं, नोट डाउन कर, इसको हटा रहा हूँ मैं फिर, ठीक है। हाँ, देखो ये ना केबी, अगर आपको मैं बोल रहा था ना बाद में बता दूंगा, तो वाटर का देखो, वाटर का ये भी है, ठीक है। 0.52 कैल्विन केजी मोल, ठीक है। तो ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, केबी का वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज कर लीजिएगा, अभी मैं आगे करता हूँ। अब हम लोग, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में दिया होगा, केबी का जो वैल्यू होगा दिया होगा, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अब ये क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस है जो इसके रिलेटेड कर लेते हैं। यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप देख लो इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आपको 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, यानी आपको W2 दिया हुआ है। डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सस्पेंशन एट द व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉइल एट इतना केबी फॉर द, देखो अब देखो इसमें आपको क्या कहते हैं, केबी दे रखा है, W2 दे रखा है आपको 18 ग्राम, W1 आपको दे रखा है 1 kg, ठीक है। डेल्टा टीवी जो क्या होता है, केबी इंटू एम, और केबी एम क्या होगा, N2 बाय में W1, ये केजी में होना चाहिए, बस केजी में। तो देखो इस बार आपको सब कुछ दिया हुआ है, डेल्टा टीवी निकालना है, केवी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 0.52, N2 क्या होगा, W2/M1, आपको ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेना, ठीक है। ग्लूकोज का मोलर मास आई थिंक 180 के आसपास आएगा, ये 18 डिवाइड बाय M2, और W1 आपको 1 kg दे रखा है, तो 1 kg ले, हाँ 180 ले लेना इसको, ये 180 के बराबर है, और ये 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.52 इंटू में 0.2, ठीक है। तो इससे आपके 0.052 आपका डेल्टा टीपी आ गया, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे करा देता हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन करो, डेल्टा टीवी 0.052, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो डेल्टा टीवी आपके पास 0.052 आ गया ना, तो देखो डेल्टा टीवी जो होता है वो टीवी माइनस टीवी नॉट होता है, और ये 0.052 आपका ऑलरेडी आ गया है। तो देखो टीवी नॉट क्या होगा, यहाँ पे वाटर ही तो है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर आप सेल्सियस में देखोगे 100 रहेगा, कैलविन में देखोगे तो 100, कैलविन में देखोगे तो 373 कैलविन हो जाएगा। जैसे टीबी नॉट H2O का क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, और कैलविन में अगर आप देखते हो इसको तो 373.15 कैलविन, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर दो, तो टीबी क्या हो गया, 0.052 प्लस में 373.15 कैलविन, ठीक है। तो इससे आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 373.202। समझ में आ गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। हम लोग अभी आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए 2.8, अगला है आपका ये वाला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज इतना, यानी आपको टीबी नॉट दे रखा होगा, व्हेन इतना ग्राम ऑफ एनवीएस इज डिजोल्व इन इतना ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू इतना, यानी ये टीबी दे रखा है, यानी आपको टीबी नॉट दे रखा है इसमें 353.23, टीबी आपको दे रखा है 354, ठीक है। पॉइंट आई थिंक 1 लिखा होगा, हाँ 3.354.1 दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, केबी फॉर द बेंजीन इज इतना, आपको केबी भी दे रखा है 2.53 दे रखा है, ठीक है। और आपको W2
W2 कितना दिया 1.80 और W1 आपको दे दिया 80, सॉरी 90 दिया हुआ है, 90 है। तो देखो आपको ये सारी चीजें दे रखी है ना, तो बस फिर फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा टीबी क्या होता है, केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी हो गया टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू केबी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2.53, तो ये वैल्यू यहाँ कर देना पुट। एम क्या होगा W2 1.80, आई थिंक M2 ही निकालना है ना, इसमें M2 निकालना है आपको। ये 90 दे रखा है, इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके, और ये वैल्यूज आपको पुट करनी कर ही देना यहाँ से टीवी, तो आंसर फाइनली आ जाएगा M2 का। ठीक, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, इसमें कुछ खास है नहीं, मैंने चीजें आपको बता दी कैसे सॉल्व करनी है। अगर कुछ डाउट होता है तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए अभी इतना कर लीजिए, फिर हम अगला क्या करते हैं, कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ये तो हो गया। हाँ, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाटर इज। अब देखो यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो डेल्टा टीबी क्या होता है केबी इंटू एम। तो आपको एम एम दे रखा है, केबी ये रहा, इसको पुट करोगे दोनों को मल्टीप्लाई करो डेल्टा टीबी, और एक किसके बराबर होगा टीबी क्या होगा टीबी नॉट के बराबर होगा। 100 डिग्री आपका टीबी होता है, तो उसको ऐड कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे ख्याल से सी के आसपास आ जाएगा इसका आंसर। डेल्टा टीबी क्या होगा केबी इंटू एम, केबी ये रहा एम ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू किसके होगा टीबी माइनस टीबी नॉट 100 है, तो एक तरह से टीबी कितना आ गया केबी इंटू एम प्लस टीबी नॉट, तो ये वैल्यू आई थिंक सी के आसपास आएगी, आप लोग देख लेना। 41 का जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है दोनों सही एक्सप्लेनेशन है, 42 बिल्कुल सही है। अच्छा क्या कर नहीं रुक जाओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोला, हाँ ये गलत है, मोलैरिटी नहीं होता मोलैलिटी होता है, यहाँ पे देखो इन्होंने मोलैरिटी लिखा हुआ है और हमारा क्या होता है मोलैलिटी होता है, तो ये गलत है ये सही है, ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया 42, हो गया 43। Why does a solution containing non-solute have higher boiling point than pure solvent? क्योंकि उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। Why is boiling point of solvent is quality? क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड करता है ना कि नेचर पे। देखो इसके दोनों आंसर समझ लो, पहले का क्या है कि आपका वेपर प्रेशर कम होगा, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। दूसरे में क्या होता है ये अमाउंट पे डिपेंड करता है ना कि नेचर पे, इसलिए इसका आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 44, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर MMHG इज इतना, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू इतना, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए आप भी हमने क्या करा सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, अब आप लोग इसको सारा कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, अभी के लिए बाय।